Good morning, dear students. Myself किरण ढिल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिक्स, और अभी मैं गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बारा में कार्यरत हूँ। और आज हम लोग अपने क्वांटम मैकेनिक्स, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर 5th यूनिट में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन फंक्शन ऑफ ए रिजिड रोटेटर। इन आवर प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ ए रिजिड रोटेटर, कि कोई भी जो द्विपरमाणुक अणु हैं जिसके दोनों परमाणु जो हैं वो समान हो, और उसका हमने एक एग्जाम्पल लिया था HCl का, कि हाइड्रोजन और क्लोरीन परमाणु हैं जो एक दूसरे से नियत दूरी पर स्थित हैं, और वो जिस अक्ष से या जिस एक्सिस से वो जुड़े रहते हैं, क्योंकि वो दोनों परमाणु द्रव्यमान बिंदु समान होते हैं, इसीलिए उसके अबाउट उनका कोई भी रोटेशन नहीं होता है, बट उनको जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर लाइन के सापेक्ष जो है वो घूर्णन करते हैं। तो इसी से हमने उनका जो मोशन था उसको स्टडी किया था। तो हमने फाइनल रिजल्ट ये निकाला था कि द्विपरमाणुक अणु जो है वो किसी एकल कण के स्वतंत्र अक्ष के सापेक्ष घूर्णन के समान मूव करता है, जिसके लिए जो इंड्यूस्ड मास होता है म्यू, समानी द्रव्यमान, वो होता है m1 m2 बटे m1 प्लस m2। ओके, तो आज हम लोग इसके लिए हमने घूर्णन गतिज ऊर्जा भी निकाली थी। ER इज इक्वल टू J²/2I। जे यहाँ पे क्या होता है, दृढ़ घूर्णी का कोणीय संवेग, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। I इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है। ठीक है, आज हम इसके आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन निकालेंगे। ओके, तो कोई भी पार्टिकल जिसका मास m है उसके लिए काइनेटिक एनर्जी जो होती है, चूँकि हम ये लिखते हैं कि T इज़ इक्वल टू ½ mv², और v को हम क्या लिख सकते हैं, dx/dt ये लिख सकते हैं। अगर तीनों डायमेंशन के लिए लिखें तो dx/dt², dy/dt² और dz/dt² आ जाता है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है, और इसी को हम लोग अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में लिखते हैं तो स्फेरिकल में जैसे एक होता है r, थीटा और फाई, तो r में चेंज हो गया dr, और थीटा के लिए जब वेरिएशन लिखते हैं तो हम लिखते हैं r d थीटा, और फाई के लिए जब लिखते हैं तो r साइन थीटा और d फाई ये लिखते हैं। ठीक है, तो dx की जगह आ गया जैसे dr/dt², और जैसे सेकंड r d थीटा है तो r², यहाँ पे r² आएगा, d थीटा/dt², और r² साइन² थीटा d फाई/dt², इस तरीके से। तो ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर इसको लिख दिया है। अब हम लोग यूँ मानते हैं कि जो सेंटर ऑफ पॉइंट होता है उसके अबाउट वो सर्कुलर पाथवे से मूव करता है, तो उस बिंदु से उस कण की जो दूरी होती है वो हमेशा नियत बनी रहती है। मूल बिंदु से कण की दूरी अगर नियत है तो dr/dt क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो dr/dt को 0 करने पर काइनेटिक एनर्जी ½ mr², मतलब ये r जो था वो, ये r जो है वो, ये r² है, मैंने बता दिया है आपको, यहाँ पे मेरी गलती से r लिख दिया, r² है। तो dr/dt तो 0 ही हो गया, दोनों में r² है, कॉमन ले लिया, d थीटा/dt² साइन² थीटा d फाई/dt² हो गया। दृढ़ घूर्णी के अंदर क्या होता है, रिजिड रोटेटर में द्विपरमाणु अणु है, दोनों के मास क्या है, m1 व m2 हैं, और जिनकी केंद्र से दूरियां r1 व r2 क्या हैं, नियत दूरियां हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना, ये m1 मास का है, ये यहाँ से r1 दूरी पे है, ये m2 मास का है, और ये यहाँ से r2 दूरी पे है, तो और r1 प्लस r2 क्या है, नियत दूरी है। ओके, तो यहाँ से दोनों परमाणुओं के लिए लिखेंगे, ये जनरल एक सिंगल एटम के लिए, तो m1 r1² m2 r2², ये सिमिलर हो जाएगा, तो ये यहाँ लिख देंगे। ठीक है, सिर्फ दोनों के लिए लिखेंगे तो दोनों के लिए 2 बार ये एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, तो ये तो सेम है तो ये तो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, m1 r1² m2 r2²। ओके, अब दृढ़ घूर्णी के अंदर जो दोनों परमाणु हैं वो, उनके बीच की कुल दूरी जो है वो नियत है, बदलती नहीं है, इसीलिए वो अपनी पर्टिकुलर पोजीशन पे सिचुएटेड रहते हैं, यानी कि वो डिस्टेंस जो है वो मेंटेन रहती है ना। तो उससे क्या होगा, उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ज़ीरो हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होने पे टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को ज़ीरो कर दो तो सिर्फ काइनेटिक बनेगी। और यहाँ पे ये जो है पहले वाले का जो फर्स्ट पार्टिकल है उसके लिए m1 r1² उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है,
और दूसरे पार्टिकल का m2 r2 उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इसको I से डिनोट कर दिया, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण, और ये एज इट इज़ आ गया। ओके, दृढ़ घूर्णि का स्वतंत्र अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 की तुलना समीकरण 2 से करने पर जो मुक्त दृढ़ घूर्णि जो है वो एकल मुक्त कण के समान व्यवहार करता है, जहाँ पर m बराबर I है और नियत बिंदु से दूरी जो है r बराबर 1 के बराबर होती है। यानी कि ये जैसे थर्ड नंबर इक्वेशन हमारी है उसकी फर्स्ट नंबर इक्वेशन से अगर कंपैरिजन करेंगे, तो जैसे ये यहाँ पे m है तो यहाँ पे इसमें क्या है I, तो m बराबर I है और r बराबर इसमें क्या है, जैसे 1 है। ठीक है, तो यानी कि ये दो परमाणुओं से बना हुआ सिस्टम तो है, लेकिन इसका बिहेवियर ऐसा है जैसे कि किसी स्वतंत्र अक्ष के सापेक्ष कोई सिंगल एटम जो होता है वो घूर्णन कर रहा हो। ठीक है, इस तरीके का इसका बिहेवियर रहता है। ओके, तो अब हम लोग अगर एक सिंगल फ्री पार्टिकल के लिए, फ्री पार्टिकल मीन्स जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो करेंगे। ओके, और फ्री पार्टिकल के लिए हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखे तो वो कुछ इस तरीके से होती है। तो ये इक्वेशन जो है हमने पहले अपने जैसे श्रोडिंगर से रिलेटेड जो यूनिट्स पढ़ी थी उसमें निकाली थी, किस तरीके से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में ये आता है। ओके, तो जैसे ये इक्वेशन हमने पहले निकाली थी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर, तो वहाँ से डायरेक्ट मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। तो ये तो सिर्फ सिंपल डेल स्क्वायर, इक्वेशन में डेल स्क्वायर साई होता है, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m ओवर एच कट स्क्वायर और e माइनस वी ये होता है। तो डेल स्क्वायर के लिए तो ये लिखते हैं हम लोग, और बाकी तो एज इट इज़ है। इसमें हम लोगों को कुछ रिप्लेस करना है, क्या, m बराबर हमें I करना है, r बराबर 1 और v बराबर 0। ठीक है, r बराबर यहाँ पे 1 करेंगे, और वैसे r वाला टर्म तो चला ही जाएगा क्योंकि डेल बाई डेल r जो है वो 0 है, सिर्फ थीटा वाले टर्म रहेंगे जिसमें r बराबर आपको 1 कर देना है और बाकी जो है वो एज इट इज़। यहाँ पे 2m जो है ना, 2m उसमें 2i हो जाएगा, 2i बाई एच कट स्क्वायर ई आर साई थीटा फाई। ठीक है, क्योंकि v भी क्या है 0 हो जाएगा। ओके, अब ये इक्वेशन जो है वो केवल थीटा और फाई का फंक्शन है, यानी कि हमारा जो वेव फंक्शन है साई वो केवल थीटा और फाई पे डिपेंड करता है। तो हम लोग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से इसको थीटा और फाई में अलग अलग लिखेंगे। तो ये थीटा है और ये फाई है। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन में जहाँ साई था वहाँ पे हम लोग थीटा फाई लिख देते हैं। ओके, इसको लिखने के बाद हम लोग जैसे साई था यहाँ पे थीटा फाई आ गया। अब ये वाली टर्म थीटा की फंक्शन है तो इसमें से फाई बाहर आ जाएगा, दूसरा फाई का है तो इसमें थीटा बाहर आ जाएगा। तो जैसे बाद में हम लोग जैसे इसको साइन स्क्वायर थीटा फाई से गुणा करने पर, इस टर्म से जब इस पूरी इक्वेशन को गुणा करेंगे ना, तो थीटा वाले में फाई बाहर आएगा, तो फाई से फाई कटेगा और बटे में थीटा बचेगा। इसी तरह से फाई वाले में क्या है, थीटा बाहर आएगा क्योंकि फाई का तो अवकलन होगा, थीटा बाहर आएगा, तो इससे जब गुणा करेंगे तो थीटा से थीटा कट जाएगा और फाई नीचे बच जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा को आप गुणा करके देख लेना, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाती है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, थीटा वाले टर्म्स को एक तरफ और फाई वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं। ये हमने पहले भी कर चुके हैं, इसीलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी समझा रही हूँ, इसमें टाइम नहीं कंज्यूम कर रही हूँ, क्योंकि ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में किया है और आप भी करके देख लेना, नहीं हो तो बोलना। ठीक है, ओके, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड केवल थीटा का फंक्शन है और राइट हैंड साइड जो है वो केवल फाई का फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के बराबर है, दैट मीन्स ये अलग अलग किसी कांस्टेंट के बराबर होनी चाहिए, तभी ये एक दूसरे के बराबर है। तो हम लोग जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको किसी कांस्टेंट m स्क्वायर के बराबर कर देते हैं। m यहाँ पे मास नहीं है, सिंपल एक कांस्टेंट है। इसी तरह से राइट हैंड साइड को भी हम लोग m स्क्वायर के बराबर कर देंगे। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड को जब m स्क्वायर के बराबर करेंगे तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इस थीटा को यहाँ ले आते हैं इसके साथ और इसके साथ, उसके बाद इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो ये तो साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ साइन स्क्वायर थीटा, इसके बटे में साइन थीटा आ जाएगा। फिर इस टर्म को हम लोग इधर ले आते हैं, तो इसको हम लोग बीटा लिखेंगे, m स्क्वायर ओवर इसको 2i ई आर बटे एच कट स्क्वायर को, इसको बीटा लिख देंगे। तो बीटा माइनस m स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये वाली टर्म। ओके, तो ये थीटा का एक्सप्रेशन आ गया और ये फाई की इक्वेशन आ गई। फाई की इक्वेशन हमने सॉल्व करी है, इसका मान होता है a e टू दी पावर आयोटा
एम फाई। ए एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है, फाई जो है वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए क्योंकि वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी है फाई शुड बी सिंगल वैल्यूड फाइनाइट। तो सिंगल वैल्यूड मतलब 0 और 2 पाई पे उसका मान क्या है, बराबर हो जाएगा, क्योंकि पहले जहाँ से शुरू होगा वो 0 है, जहाँ ख़त्म होगा 2 पाई, तो वापस उसी जगह आ जाएगा ये। तो इन दोनों बिंदुओं पे समान मान देगा। तो फाई का मान एक बार 0 रख लेते हैं और एक बार 2 पाई रख लेते हैं, तो इधर क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। और m जो है वो 1 कब देगा, यहाँ इधर दूसरी साइड m है तो वो बदलेगा, उस हिसाब से मान बदलेगा। तो m कब कितना कितना होएगा, 0 ±1 ±2 ±3। ओके, जैसे 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा, अगर +-1 करते हैं तो जैसे e की पावर आयोटा 2 पाई होगा तो cos 2 पाई 1 हो जाएगा, अगर +-2 पाई करेंगे तो 4 पाई होगा तो भी प्लस हो जाएगा, यानी कि इवन नंबर में चलता रहेगा, 2 पाई की वजह से cos और उसकी वजह से 1 आता रहेगा। ठीक है, तो इसके क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो जाएंगे, 0 +-1 +-2 +-3। ओके, उसके बाद में ये तो हमने फाई वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे थीटा वाली इक्वेशन को, 8 नंबर इक्वेशन को। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, cos थीटा को x ले लिया। cos थीटा को x लेने से डेल एक्स बाई डेल थीटा क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। जैसे थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल थीटा बाई डेल एक्स और डेल एक्स बाई डेल थीटा। अब हमारे पास ये सेकंड जो है डेल एक्स बाई थीटा, इसका मान है वो क्या है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा डेल थीटा बाई डेल एक्स, दोनों तरफ से अगर आप थीटा हटा दो यहाँ से और यहाँ से, तो डेल बाई डेल थीटा इधर माइनस साइन थीटा डेल बाई डेल एक्स, और चाहो तो इस साइन थीटा को इधर ले आओ। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग जो है इसकी वैल्यू को उधर थीटा वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, तो जहाँ पे 1 साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा है वहाँ पे हम लिखेंगे माइनस डेल बाई डेल एक्स। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि जो साइन थीटा डेल थीटा बाई डेल थीटा है उसमें जैसे ये थीटा बाई थीटा है ना, इसको थीटा बाई एक्स कर देंगे, और एक्स करेंगे तो डेल एक्स बाई डेल थीटा भी आएगा ना, जैसे ये है, इसको यहाँ रख देंगे, यहाँ रखेंगे तो ये एक साइन भी आएगा माइनस साइन थीटा, है ना, तो साइन स्क्वायर हो गया, और कॉस थीटा को x माना है तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन वैल्यूज़ को हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पे, तो इसमें इक्वेशन में क्या है, 1 साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा, इसका मान है माइनस डेल बाई डेल एक्स। ओके, उसके बाद इसमें है साइन थीटा डेल थीटा बाई डेल थीटा, इसका मान इधर हमने निकाला है वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल थीटा बाई डेल एक्स, दोनों मान रखने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर बीटा माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये आ जाएगा। इसमें हम लोग ये थीटा के अंदर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, और थीटा वेरी करता है 0 to पाई, और कॉस थीटा x बराबर x है, तो इसका मतलब कॉस थीटा कहाँ से वेरी करेगा, 1 से -1 होता है, -1 से 1 होता है, तो x भी -1 से 1 करेगा। तो ये हमारी जो इक्वेशन आई है थीटा के अंदर, देखिए ये पूरा डेरिवेशन जो है वो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जैसे हमारी 3rd यूनिट के अंदर हमने एक टॉपिक किया था 3rd या 4th में, उसमें पूरा ये सिमिलर प्रोसेस किया था, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल जब पढ़ा था, तो वहाँ से भी आप इसको रिकॉल कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज़ ये पूरा मैंने लिखा है यहाँ पे, बुक के अंदर तो पूरा नहीं लिखा गया है, बट मैंने यहाँ पे वापस उसको पूरा लिख दिया है। ठीक है, तो ये एक एसोसिएटेड लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो भी एसोसिएटेड लेजेंड्रे पॉलिनोमियल होंगे। ओके, तो इसके लिए जैसे जो वेव फंक्शन है उस पर कंडीशन लगती है कि वो फाइनाइट और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, और वो तभी होगा जब बीटा का मान j+1 होगा। j यहाँ पे शून्य या धनात्मक पूर्णांक 0 1 2 3 घूर्णन क्वांटम संख्या है, ये ऋणात्मक नहीं होगा ये। ओके, तो इसके जो सॉल्यूशन आते हैं एसोसिएटेड लेजेंड्रे पॉलिनोमियल के, वो आते हैं थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट PJM कॉस थीटा। जैसे उसमें हमने किया था PLM लिखा था, क्योंकि यहाँ पे घूर्णन क्वांटम संख्या है, उसमें कक्षीय क्वांटम संख्या थी। ओके, इतना है इसमें डिफरेंस। तो टोटल वेव फंक्शन थीटा और फाई वाले का मिला के लिख दो, n एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, फाई में आएगा e⁻∗ m फाई। इसके साथ का जो कांस्टेंट था ना a, उसको n में ही इन्वॉल्व कर दिया गया है। ओके, जो फाई का कांस्टेंट था उसको n में ही शामिल कर दिया है। अगर हम लोग नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो वो क्या होता है, मोड साई स्क्वायर, और जैसे ये थीटा और फाई का फंक्शन है तो साइन थीटा डी थीटा और डी फाई। थीटा वेरी करता है 0 से पाई, और फाई वेरी करता है 0 से 2 पाई इज इक्वल टू 1। तो मान रख दो n स्क्वायर,
और e की पावर आयोटा एम फाई का 2 बार करेंगे तो एक तो आयोटा एम फाई, एक माइनस आयोटा एम फाई, कट गया, बचा क्या, पी जे एम कोस थीटा का स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। डी फाई तो सिंपली 2 पाई दे देगा क्योंकि कुछ है नहीं और इसके साथ, बाकी सब बचा जो थीटा का फंक्शन है। तो जैसे इसकी पूरी कैलकुलेशन हमारे सिलेबस में है नहीं और हमें इसको करने की ज़रूरत भी नहीं है, सिंपली आप इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का मान याद रख लो, 1/√2 पाई 2j+1 j माइनस मोड एम फैक्टोरियल ओवर 2j प्लस मोड एम फैक्टोरियल की पावर हाफ। ठीक है, और m के मान क्या होंगे, j के प्रत्येक मान के लिए 0 +-1 +-2, वही जैसे j का कुछ भी वैल्यू रहेगी तो m क्या रहेगा, -j2 + j। ओके, इस तरीके से वैल्यू होगी। तो दृढ़ घूर्णी के लिए जैसे ये केवल थीटा और फाई के फंक्शन होते हैं तो वो स्फेरिकल हार्मोनिक्स कहलाते हैं, और ये हमारा टोटल वेव फंक्शन हो गया यहाँ पे। ठीक है, और जो इसकी आइगन वैल्यूज़ हैं तो चूँकि बीटा j+1 होगा कंडीशन है, जैसे हमारा वेव फंक्शन है शुड बी फाइनाइट और सिंगल वैल्यूड, उसके लिए कंडीशन है कि बीटा जो है वो j+1 होना चाहिए। और बीटा हमारे पास एक्चुअल में है क्या, किस कांस्टेंट को लिखा था बीटा, 2IER/h² को, तो यहाँ से रोटेशनल एनर्जी आ गई h² ओवर 2IJJ+1, और j 0 1 2 3 इस तरह से जीरो और पॉजिटिव कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकल कर आता है कि जो रिजिड रोटेटर है उसकी भी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, और ये जो मान होते हैं जैसे इसके कोरिस्पोंडिंग जो मान आएंगे, j का मान 0 रखने पर, 0 1 रखने पर जैसे 2h² ओवर आई आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये मान जो है वो क्वांटाइज्ड वैल्यू है, इसके अंदर भी एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड रहती है। ओके, तो ये था रिजिड रोटेटर की एनर्जी आइगन वैल्यू एंड एनर्जी आइगन फंक्शन। तो इसमें काफ़ी कुछ तो है ना जो हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पढ़ा था उसका हिस्सा है, तो समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी बच्चों अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप पूछ लेना, और खुश रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ते रहो, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछिए। धन्यवाद।